आज का जो केस मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है उसे जानने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट्स में आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हम तो इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, ये बिल्कुल फेक है। मैं उन लोगों को गलत नहीं ठहरा रहा, क्योंकि मैंने कुछ उनको ऐसा बता दिया है जो है तो सच बट उनको फेक लग रहा है, वो इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। अब आप उसके ऊपर विश्वास करें या ना करें वो आपके ऊपर है। साथ ही इस केस के अंदर एंड में एक बहुत ही भयंकर ट्विस्ट सामने आएगा और जब आप उस ट्विस्ट को जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। साथ ही ये केस क्राइम और हॉरर का मिक्सचर होने वाला है, तो आप उस मिक्सचर के ऊपर लाइक बटन की चेरी वो रख सकते हैं अपने अंगूठे से लाइक बटन को दबाकर। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियोस हमेशा लेकर आता रहूंगा। साथ ही कमेंट्स में पिक में जरूर लिख दे यार, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और उनमें से ही कोई एक जो कमेंट अच्छा लगता है उसको मैं शाउट आउट देता हूं। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के ग्रीन ब्रायर नाम के एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ेगा। शायद आज उस कस्बे का नाम भी बदल दिया गया है, लेकिन पहले इसे ग्रीन ब्रायर के नाम से जाना जाता था और यहीं पर रहा करती थी एल्वा जोना हिस्टर नाम की ये लड़की। सबसे पहली बात तो मुझे इस लड़की के बारे में बहुत ही लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन पूरे इंटरनेट पर मिली, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा और ये केस मैं बहुत लेट डाल रहा हूं, मुझे पहले ही डाल देना चाहिए था, लेकिन मैं इसकी इंफॉर्मेशन को निकालने में लगा हुआ था और रेयरली ही मुझे कहीं कहीं इसके बारे में डिस्कशन मिला। और इसीलिए ये केस आपने आज तक कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये आज तक कभी किसी ने कवर किया ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर एल्वा की माँ का नाम मैरी, पिता का नाम जैकब था। ये दोनों माता पिता अपने काम धंधे में लगे हुए थे और तब टाइम आया 1873 या फिर 1876 का। अब मैंने आपको 2 सन क्यों बताए, क्योंकि आज तक भी जब भी इस केस को डिस्कस किया जाता है तब यहाँ पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि एल्वा ईस्टर का जन्म या तो 1873 में हुआ होगा या फिर 1876 में हुआ था। मैं यहाँ पर 1876 यूज करूंगा, क्योंकि उसका जो टॉम स्टोन है जो कि उसके ग्रेवयार्ड में लगा हुआ है, उसके ऊपर उसकी डेट लिखी हुई है, उसमें 1876 लिखा हुआ है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो यहाँ पर सन 1876 में दिन नहीं पता, महीना नहीं पता, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं पाया। खैर, यहाँ 1876 में एल्वा ईस्टर का जैकब और मैरी जेन के घर पर जन्म हुआ। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, यहाँ पर एल्वा के 2 छोटे भाई भी पैदा हुए। अब ये तीनों भाई बहन अपनी जिंदगी आराम से काट रहे थे, परिवार आराम से मजे में अपना गुजर बसर कर रहा था, पैसों की यहाँ पर कोई खास दिक्कत थी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तब यहाँ पर एल्वा ईस्टर की उम्र तकरीबन 20 साल की हो चुकी थी और समय आ चुका था अक्टूबर 1996 का, जब एक दिन अक्टूबर के इसी महीने में एल्वा ईस्टर शाम के टाइम पर अपने घर से बाहर निकली। उसको मार्केट से कोई सामान वगैरह लेकर आना था और जब वो मार्केट में गई तो उसने देखा कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक नई दुकान बनी है और ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि एक लोहार की है। जी हाँ, ये दुकान देखते ही एल्वा ने सोचा कि क्यों ना वो एक बार इस दुकान के अंदर देख कर आए, नई दुकान बनी है तो ऑब्वियसली इसके आइटम्स तो चेक करने ही थे। तो एल्वा जैसे इस दुकान के अंदर गई, इस दुकान का मालिक एडवर्ड शू जो कि दुकान के अंदर ही बैठा हुआ था, वो ठोका पीटी में लग रहा था और बर्तन वगैरह बनाए जा रहा था। तब यहाँ पर एल्वा ने अलग अलग बर्तनों को उठाकर देखना शुरू कर दिया। एडवर्ड ने भी एल्वा से बहुत अच्छे से बात करी और दोनों के बीच में काफी अच्छी बातें हुई। एंड में जाकर एल्वा ने 2-4 बर्तन भी खरीदे और उन बर्तनों को खरीदकर मार्केट में अपना काम पूरा करके वो वापस अपने घर आ चुकी थी। लेकिन जब यहाँ पर एल्वा अपने घर पहुंची और उसने वो बर्तन अपने माँ बाप को दिखाए तो उन्होंने बर्तनों की तारीफ करी, लेकिन यहाँ पर एल्वा खुद तारीफ किए जा रही थी एडवर्ड शू की, जो कि इस दुकान का मालिक था। जी हाँ, यहाँ पर एडवर्ड एल्वा को बहुत ज्यादा पसंद आ गया था और इसी पसंद के चलते एल्वा बार बार डेली अब मार्केट जाने लगी, एडवर्ड की दुकान पर जाती और दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती। सामान लेना है ना लेना वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड के पास मिलने के लिए एल्वा डेली उसके पास जाने लगी थी और दोनों के बीच में अब एक अच्छा बॉन्ड बन चुका था। एल्वा को यहाँ लग रहा था कि उसको यहाँ एडवर्ड से प्यार हो चुका है, एडवर्ड को भी लग रहा था कि उसको एल्वा से प्यार हो चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, दोनों बाहर घूमने जाते और फाइनली अब इस बात की भनक एल्वा के परिवार वालों को भी लग चुकी थी, जो कि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। यहाँ एडवर्ड का काम फिक्स नहीं था, वो घूमता फिरता हुआ काम कर रहा था, कभी किसी जगह चला जाता अपना तामझाम उठा के, कभी अपनी फिर दुकान पैक करी किसी और जगह पर चला गया, वहां जाकर अपना सारा तामझाम लगा दिया और फिर वहां से उठकर कहीं और चला गया। अब ऐसा काम था तो कोई भी जल्दी से उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि क्या पता वो बंदा कैसा है। अब इस चीज को लेकर ये चिंता एल्वा के सामने भी उसकी माँ मैरी ने रखी और कहा कि देखो, ये जो तुम सपनों के राजकुमार वाली फीलिंग्स जो ले रही हो, ये लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लड़का हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अगर तुम्हारी जिंदगी को दांव पर रखकर अपना फैसला लेना चाहती हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ एल्वा बार बार अपनी माँ को कन्विंस करने में लगी हुई थी कि माँ, मुझे लड़का बहुत पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। एल्वा को पहली बार किसी से प्यार हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी में आने वाला ये प्यार पहला नहीं था। जी हाँ, इससे तकरीबन 1 साल पहले यानी कि 1895 में एल्वा
प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये नहीं पता मुझे कि वो प्रेग्नेंट किससे हुई थी, लेकिन यहाँ मुझे ये पता है कि एल्वा ने 1895 में ही एक बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाप का नाम मुझे नहीं पता, उसके पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे नहीं पता, बट यहाँ एल्वा ने खुद पूरी दुनिया को उस टाइम पर बताया था कि मेरा जो पहला प्यार है वो ये एडवर्ड शू ही है और मुझे इसी के साथ शादी करनी है। सोचकर देखिए आप, यहाँ अक्टूबर में ये लोग मिले थे और अक्टूबर के अंदर ही इन्होंने शादी भी कर ली। बेशक यहाँ पर एल्वा के माता पिता उस शादी में मौजूद नहीं थे, लेकिन एल्वा अब बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो अपने घर को छोड़कर एडवर्ड के साथ वहीं पर रहने लगी। यहाँ एडवर्ड ने इसी ग्रीन ब्रायर के अंदर एक 2 मंजिला मकान किराए पर ले लिया था और अब इसी के अंदर एडवर्ड और एल्वा दोनों रहने लगे थे। तब यहाँ पर दिन आ चुका था 23 जनवरी 1997 का, यानी कि अब नया साल आ चुका था। और 23 जनवरी 1897 की सुबह सुबह एडवर्ड अपने घर से बाहर निकला क्योंकि उसे अपनी दुकान पर जाना था। और जैसे वो बाहर निकला, रास्ते में, दुकान के रास्ते में ही उसकी एक आंटी जो कि हाल ही में बनी थी, मार्था, उसका भी घर पड़ता था। तो एडवर्ड सीधा चलते चलते आंटी मार्था के घर पर गया। अंदर यहाँ पर आंटी मार्था का लड़का एंडरसन भी बैठा हुआ था। और यहाँ एडवर्ड ने आंटी से बात करी कि देखो आंटी, मुझे आज आपकी जरूरत है, मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी यानी कि एल्वा वो घर पर अकेली है और उसको आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, उसकी तबीयत आज थोड़ी सी ढीली है, तो आप क्या पीछे से जाकर उसको संभाल कर आएंगे? क्या पता उसको कुछ जरूरत हो, अगर उसको कुछ इमरजेंसी पड़ी तो वो मेरे पास भी नहीं आ सकती। यहाँ आंटी मार्था ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, मैं अपने बेटे एंडरसन को भी यहाँ भेज दूंगी उसको संभालने के लिए। यहाँ एडवर्ड ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब मैं बेझिझक अपने काम पर जा सकता हूँ। एडवर्ड अपने काम पर निकल गया और दोपहर होते होते जैसे ही एंडरसन अपनी माँ मार्था के कहने पर एडवर्ड के घर जाने के लिए निकला, तो उसने दूर से ही देख लिया था कि एडवर्ड के जो घर का मुख्य दरवाजा है, जो कि गार्डन के बाहर लगा हुआ था सड़क के ऊपर, वो खुला हुआ है। अब ये चीज बहुत ज्यादा अजीब थी। खैर यहाँ जैसे ही एंडरसन उस दरवाजे पर पहुंचा, उसके अंदर से एंटर किया और अब घर का मेन गेट उसको खटखटाने लगा, लेकिन जैसे उसने 2 बार खटखटाया, वो दरवाजा अपने आप खुल गया क्योंकि उसके अंदर लॉक नहीं लगा हुआ था। ये चीज भी उसको बहुत अजीब लगी। एंडरसन अब घर के अंदर घुसा। अंदर जाते ही उसने एल्वा को आवाज लगानी शुरू करी, लेकिन एल्वा का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था, कोई भी अंदर से आवाज नहीं दे रहा था। यहाँ बहुत एक अजीब सी शांति बनी हुई थी और इसी शांति को चीरते हुए एंडरसन की नजर सीढ़ियों की तरफ गई जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी और इन्हीं सीढ़ियों के नीचे बराबर में ही एल्वा उल्टी पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन बहुत अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। अब ये चीज देखते ही एंडरसन तुरंत एल्वा की तरफ भागा। उसने एल्वा को हिलाने की कोशिश करी, एल्वा को सीधा किया, उसको उठाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ एल्वा कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गया। वो तुरंत ही भागकर सीधा अपने घर आया, अपनी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे एल्वा तो नीचे पड़ी हुई है और मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, वो कोई जवाब भी नहीं दे रही है। तुरंत ही एंडरसन और उसकी माँ मार्था वापस एडवर्ड के घर पर गए और सीधा जाकर एल्वा को संभाला, लेकिन यहाँ एल्वा अब फिर से कोई जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि यहाँ पर एल्वा की मौत हो चुकी थी। मार्था ने अपने बेटे को कहा कि तुम यहीं पर रुककर एल्वा को संभालो, मैं एडवर्ड की दुकान पर जाती हूँ, एडवर्ड को ये सब कुछ बताती हूँ। वहां से निकलकर मार्था सीधा एडवर्ड के पास गई और उसको बताने लगी कि आखिर तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ है। एडवर्ड ने अपना काम वहीं पर छोड़ा, वो मार्था के साथ अपने घर जाने लगा। दोनों वापिस अब यहाँ पहुंचे। एडवर्ड ने देखा कि उसकी बीवी ऐसे ऐसे जमीन पर पड़ी हुई है। उसने अपनी बीवी को उठाया, गोदी में उठाकर वो ऊपर की तरफ ले गया, बेडरूम की तरफ, और वहां ले जाकर अपने बेडरूम में बेड के ऊपर लेटा दिया आराम से। अब इसके बाद उसने एंडरसन को ऊपर बुलाया और कहा कि जाकर सीधा डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ, जो कि उस टाइम पर उस एरिया में एक ही डॉक्टर हुआ करता था, डॉक्टर नैप। तुरंत ही एंडरसन घर से बाहर निकला, डॉक्टर नैप के पास गया और कहा कि ऐसे ऐसे एल्वा को दिक्कत हो गई है, आप तुरंत चलिए। डॉक्टर नैप और एंडरसन अब घर की तरफ जाने लगे थे। वो घर पहुंच भी गए और ऊपर जाकर देखा उन्होंने कि यहाँ एडवर्ड अपनी ही बीवी के, अपनी ही मरी हुई बीवी के वो कपड़े बदल रहा है। पहले जहां उसने नाइट क्लोथ्स डाले हुए थे, अब उनको बदलकर वो बहुत अच्छे से, बहुत चमचमाते हुए कपड़े अपनी बीवी को पहना रहा था। अब ये चीज देखकर डॉक्टर नैप बहुत ज्यादा हैरान। वो तो यहाँ पर एल्वा को चेक करने के लिए आए थे, लेकिन वो तो कुछ और ही देख रहे थे। डॉक्टर नैप अब उसी कमरे में गए जहां एडवर्ड और उसकी पत्नी की लाश बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और डॉक्टर को देखते ही एडवर्ड ने कहा डॉक्टर से कि जनाब एक बार देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया है, लेकिन इसको आप दूर से ही देखिएगा, इसको पास से मत देखिएगा। अब ये चीज सुनते ही डॉक्टर नैप बहुत ज्यादा हैरान कि यार मैं डॉक्टर हूं, मुझे चेक तो करने दे कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन यहाँ एडवर्ड डॉक्टर को अपनी पत्नी को हाथ लगाने ही नहीं दे रहा था। डॉक्टर जैसे ही एल्वा को हाथ लगाने की कोशिश करता, उसको चेक करने की कोशिश करता, यहाँ पर एडवर्ड आगे आ जाता, उसके हाथ पकड़कर वापिस खींच लेता। ना ही यहाँ पर डॉक्टर को उसका सर टच करने दे रहा था, ना ही उसके गले को देखने दे रहा था, ना ही उसके पैरों को देखने दे रहा था। अब ये चीज डॉक्टर नैप को बहुत ज्यादा अजीब लगी
वो बार बार एडवर्ड को बोल रहा था कि यार मैं डॉक्टर हूं, मुझे तो चेक करने दे, मैं कैसे बताऊंगा कि आखिर यहाँ एल्वा के साथ क्या हुआ है और वो ठीक हो गया नहीं या फिर एल्वा जिंदा है या नहीं। लेकिन यहाँ एडवर्ड ने कहा कोई जरूरत नहीं है बाबूजी आपकी यहाँ पर चेक करने की, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी अब मर चुकी है। लेकिन इसी भागा दौड़ी और बीच बचाव में यहाँ पर डॉक्टर नैप तो एल्वा को टच करने की कोशिश कर रहा था, उनको देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एल्वा को क्या हुआ है। लेकिन एडवर्ड बार बार छुपा रहा था कि कोई भी उसकी पत्नी को टच ना कर पाए। लेकिन इसी भसड़ के बीच में डॉक्टर नैप का ध्यान एल्वा की गर्दन के ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पर एल्वा की गर्दन पर एडवर्ड ने अभी हाल ही में एक नया स्कार्फ लपेट दिया था, ये कहकर कि एल्वा को अपना स्कार्फ बहुत ज्यादा पसंद था और ये स्कार्फ अब इसके साथ ही चला जाएगा। लेकिन ये स्कार्फ हल्का सा ऊपर हट गया और तब यहाँ पर डॉक्टर नैप का ध्यान उसकी गर्दन पर गया, जो कि ऑब्वियसली यहाँ वो नीली पड़ चुकी थी। ये कोई भी डॉक्टर बता सकता था कि इसकी गर्दन के ऊपर चोट लगी है और ये बहुत ज्यादा भयंकर चोट है। लेकिन डॉक्टर नैप की सबूत पर बोलता, उसने खुद तो देखी नहीं थी हाथ लगाकर चेक करके, वो बस इस बात को पी गया। और यहाँ जब एडवर्ड से सभी ने पूछा कि आखिर तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ है, तो वो डॉक्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि मेरी बीवी की मौत एवरलास्टिंग फेंट की वजह से हुई है। असल में ये चीज हार्ट अटैक ही होती है। उस टाइम पर हार्ट अटैक को अमेरिका में एवरलास्टिंग फेंट कहा जाता था। और जब ये चीज सब लोगों ने सुनी तो उनको ये चीज नॉर्मल ही लगी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि एक 20-22 साल की लड़की कैसे हार्ट अटैक से मर सकती है। आज के टाइम पर भी 20-22 साल का व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आता है तो हम बहुत एबनॉर्मल मानते हैं। उस टाइम पर तो आप सोच कर देखिए, खाना पीना बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग अब शांत थे कि चलो कोई बात नहीं, मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। ये सब चीजें अभी चल ही रही थी। रात का टाइम हो चुका था और रात के टाइम पर एंडरसन को भगाकर फाइनली एल्वा की मां के पास भेजा गया। मैरी जेन को जैसी ये चीज पता लगी वो शॉक में थी। उसने तुरंत अपने पति जैकब को ये चीज बताई और ये दोनों वहां से भागकर सीधा एडवर्ड के घर पर पहुंचे और जाकर उसके गले पड़ गए कि हाँ तुमने ही हमारी बेटी को मारा है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड ने उन दोनों को शांत कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं मारा, तुम्हारी बेटी की मौत प्रेगनेंसी में डिफिकल्टीज की वजह से हुई है। वो जहां अभी तक लोगों को यह बता रहा था कि यहाँ एल्वा को हार्ट अटैक आया है, बट यहाँ पर उसने एल्वा के माता पिता को यह बताया कि एल्वा प्रेग्नेंट थी मुझसे और उसको प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत आ गई और इसी वजह से एल्वा की मौत हो गई है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। ये चीज सुनते ही एल्वा की मां मैरी ने सिर्फ एक लाइन कही, द डेविल हैड किल्ड हर। जी हाँ, उसको पहले से ही इंट्यूशंस थी कि ये जो लड़का जिसके साथ उसकी बेटी शादी करने की सोच रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी ने उसके ऊपर से होकर शादी करी। बट यहाँ 3 महीने के अंदर ही एक उसकी अच्छी खासी बेटी जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी थी, आज तक कभी उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट शादी के 3 महीने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। ये किसी भी माँ बाप के लिए बहुत अजीब तो होगा ही। खैर यहाँ एल्वा के माँ बाप ने जब जैसे ही अपनी बेटी को देखने के लिए उसके ऊपर से कपड़ा हटाना शुरू किया तो एडवर्ड ने उनको भी रोक दिया कि नहीं, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते, तुम अपनी बेटी की चेहरा नहीं देख सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरी घरवाली का कोई भी अंतिम चेहरा देखे, मैं उसके अंतिम दर्शन नहीं करवाऊंगा। अगर तुमको देखना है तो बस दूर से ही देखो, हाथ लगाकर कोई भी नहीं देखेगा। सोचकर देखिए, एडवर्ड एल्वा के माँ बाप को ही उनकी ही बेटी को टच करने से मना कर रहा था। वो डॉक्टर तो क्या ही चीज था फिर। खैर ये चीज भी किसी को अटपटी नहीं लगी, सभी को यही लग रहा था कि एडवर्ड दुख में है और वो नहीं चाहता कि कोई उसकी पत्नी के पास आए। बट यहाँ पर फाइनली अब अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। अगले दिन शाम होते होते अंतिम संस्कार के लिए एल्वा की बॉडी को बाहर ले जाया गया और अब तक भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एल्वा की बॉडी को भी नीचे रख दिया गया, अभी भी किसी को नहीं दिखाया गया एल्वा का चेहरा, और ऊपर से मिट्टी डालकर एल्वा की लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन यहीं से ही असल भसड़ इस केस के अंदर मचनी शुरू हुई। जी हां, आपको भी पता होगा कि किसी भी लाश को जब दफनाते होते उसके ऊपर काफी सारी चद्दरें उड़ाई जाती हैं, उसको उसके ऊपर डाली जाती हैं, और जब बाद में जब दफना देते हैं तो ऊपर से सारी चद्दरें वो निकाल दी जाती हैं और जिसने वो चद्दर पहनाई थी या फिर ओढ़ाई थी उसको चद्दर वापस दे दी जाती है। अब ऐसी ही एक चद्दर एल्वा की माँ मैरी भी अपने साथ लेकर आई थी और जब उसने वो चद्दर अपनी बेटी को उठाई ऊपर से और जब बाद में उसको वो चद्दर वापस मिली, वो अपनी चद्दर उठाकर अपने घर वापस ले आई और अब उसको वो चद्दर धोनी थी। लेकिन यही दिक्कत हुई, जैसे ही मैरी वो चद्दर धो रही थी बाल्टी के अंदर डालकर पानी से, एकदम से ही झटके में वो बाल्टी का जो पानी था उसका रंग उसकी आंखों के सामने पिंक हो गया और वो पिंक से बदलते बदलते रेड हो गया और रेड से भी बदलकर एकदम से वो नॉर्मल पानी में बदल चुका था। ये चीज होते ही मैरी बहुत ज्यादा डर गई, उसने एकदम से बाल्टी को दूर फेंक कर मारा और अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ है। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके माइंड में उसकी बेटी सिर्फ और सिर्फ एल्वा ही चल रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, ये बाल्टी के पानी का रंग एकदम से क्यों बदल गया और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एल्वा ही क्यों घूम रही है। इस चीज का पता लगाने के लिए
उसने बहुत तगड़ी प्रेयर्स करी अपने भगवान से, वहाँ चर्च में भी गई, वहाँ जाकर उसने प्रेयर करी, अगर ऐसा कुछ है एल्वा तो तुम मुझे आकर बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और फाइनली यहाँ पर मैरी की प्रेयर्स ने काम किया। एल्वा ने खुद मैरी के सामने आकर बताया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। मैरी ने बताया कि पूरी 4 रातों तक उसकी बेटी एल्वा उसके सामने आई। जी हाँ, मैं सपने की बात नहीं कर रहा, बल्कि एल्वा सामने उसके खड़ी थी और बता रही थी अपनी माँ को कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसने स्टार्टिंग से बताना शुरू किया कि शादी के बाद से ही एडवर्ड उसके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रहा था, वो बहुत ज़्यादा उसके साथ मार पिटाई करता, छोटी छोटी बात के ऊपर वो उससे गुस्सा हो जाता और उसको पीटने लग जाता। लेकिन ये बात कभी भी एल्वा ने अपने माँ बाप को नहीं बताई। वो जब भी अपनी माँ से मिलती वो यही कहती कि हाँ वो खुश है, वो उसका घर बसाना चाहती थी। लेकिन दिन आ चुका था 22 जनवरी 1897 का, और इस दिन शाम होते होते एडवर्ड जब अपनी दुकान से घर पर आया और उसने आकर अपनी पत्नी एल्वा से मीट बनाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ घर में मीट था ही नहीं। और पलट में एल्वा ने एडवर्ड को कह दिया कि घर में मीट नहीं है, अगर तुमको मीट खाना हो तो बाहर से लाकर दे दो और मैं यहाँ बना दूंगी। लेकिन इसी बात के ऊपर एडवर्ड इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया, ये कहकर कि तुमको पता है कि तुम्हारे पति को मीट पसंद है तो तुम घर में मीट लाकर क्यों नहीं रखती हो। इसी बात पर उसने एल्वा को इतना मारा कि एल्वा के पूरे शरीर के ऊपर चोटों के ही निशान दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अभी भी एडवर्ड का पेट नहीं भरा। उसने जस्ट एल्वा को पकड़ा पीछे से और उसकी गर्दन को पकड़कर ऐसे झटके से, एक झटके में ही नीचे की तरफ घुमा दिया। और अब इस झटके की वजह से एल्वा की गर्दन पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन अभी भी ये व्यक्ति रुका नहीं, वो देख रहा है कि एल्वा की गर्दन फ्रीली मूव कर रही है, कोई भी हड्डी उसके अंदर उसको नजर नहीं आ रही। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके गर्दन की हड्डियां सारी टूट चुकी थी और जो पाइप, जो कि फूड पाइप या फिर एयर पाइप जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर क्रश हो चुके थे अंदर ही अंदर। लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा थी, सांस किसी तरह से ले रही थी। अभी भी यहाँ एडवर्ड का मन नहीं भरा। जैसे ही एल्वा नीचे की तरफ गिरी, एडवर्ड ने उसके गर्दन को पकड़कर बहुत जोर से दबाया, और इतनी जोर से दबाया कि यहां एडवर्ड के जो अंगूठे थे, जब वो दबा रहा था तो उसके अंगूठे आपस में नीचे की तरफ जाकर अपनी ही उंगलियों को टच कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर का हाल, गर्दन के अंदर का हाल क्या हो चुका था एल्वा की। जैसे ये बात एल्वा की मां मैरी को पता लगी, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। लेकिन ये उसके लिए कुछ नया नहीं था, वो इसके लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि एक मां को पहले ही से ही एहसास हो चुका था कि उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसको पहले से ही एडवर्ड पसंद नहीं था। खैर, अब ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब मैरी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो सीधा अपने घर से बाहर निकली अगली ही सुबह 5वें दिन, और बाहर निकलकर सीधा उस टाइम पर जो कि ग्रीन ब्रियर के अटॉर्नी थे जॉन एल्फ्रेड के घर पर गई। और वहां जाकर सबसे पहले तो ये बताने लगी कि आपको याद होगा कि मेरी बेटी की डेथ अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही हुई है। और यहाँ जॉन ने कहा कि हाँ मुझे पता है, छोटे से तो हमारा कस्बा है, यहाँ सारी बातें मुझे पता होती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। उसने पूरी की पूरी कहानी जॉन एल्फ्रेड के सामने रख दी कि एडवर्ड ने ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ किया, उसकी गर्दन तोड़ी, उसका गला दबाया, उसको बहुत मारा पीटा, वो बहुत पहले से ही मारता पीटता रहा था, और इसी की वजह से एल्वा की मौत हो गई। लेकिन जब जॉन ने पलट में पूछा कि आखिर ये सब चीजें तुमको कैसे पता इतनी डिटेल में, तब यहाँ मैरी ने कहा कि मुझे खुद एल्वा ने बताया है। अब यहाँ पर जॉन एल्फ्रेड कंफ्यूज, वो पूछने लगा कि एल्वा तो मर चुकी है ना, वो तुमको कैसे बता सकती है कि वो कैसे मरी। तब यहाँ पर मैरी जेन ने बताया कि हाँ, उसकी ही आत्मा मेरे सामने आई थी और खुद उसने ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि उसका मर्डर कैसे हुआ था। ये चीज़ सुनते ही जॉन एल्फ्रेड भी हैरान कि नहीं, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, कानून इन चीज़ों को कभी नहीं मानेगा। लेकिन वो बार बार जॉन एल्फ्रेड को रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप एक बार प्लीज़ मेरी बेटी की बॉडी को वापस एक बार निकलवा कर उसकी ऑटोप्सी करवा लो। अगर मेरी बताई हुई बातों में 1% भी झूठ निकला, अगर उसके साथ जो कुछ हुआ है, अगर उसके शरीर में ये सब चीज़ें ना मिली, तो मैं अपना केस वापस ले लूंगी, लेकिन एक बार आप मेरे कहने पर ये ऑटोप्सी करवा दो। फाइनली जॉन एल्फ्रेड ने एग्री किया कि ठीक है, हम यहाँ ऑटोप्सी करवाएंगे वापस एल्वा की बॉडी को निकलवा कर। और अब इसी कस्बे के डॉक्टर, जो कि एकमात्र था, डॉक्टर नैप, उसे भी बुलाया गया और उससे पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या मानते हैं। तो डॉक्टर नैप ने कहा कि मुझे खुद यहाँ पर बहुत अजीब लगा था उस दिन कि एडवर्ड मुझे उसकी ही पत्नी को चेक क्यों नहीं करने दे रहा। बेशक वो मर चुकी थी, लेकिन मुझे एक बार अपनी कोशिश तो करनी चाहिए थी उसको बचाने की, चाहे वो हार्ट अटैक से ही क्यों ना मरी हो। मैं उसको चेक करना चाहता था, लेकिन वो किसी को भी पास में नहीं आने दे रहा था। मुझे तो उस दिन से ही शक था एडवर्ड के ऊपर, और अब मैं खुद इस ऑटोप्सी को करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ जॉन एल्फ्रेड ने कहा कि मैं एक डॉक्टर नहीं बल्कि 2 डॉक्टर्स को इस ऑटोप्सी में शामिल करूंगा और ये ऑटोप्सी पब्लिक में की जाएगी। साथ वाले कस्बे से भी एक और डॉक्टर को यहाँ बुलाया गया और डॉक्टर नैप और दूसरे डॉक्टर ने मिलकर पब्लिक में, बिल्कुल पब्लिक में एल्वा की बॉडी को बाहर
निकाला और सभी के सामने ही अब वो ऑटोप्सी भी परफॉर्म की गई। और जैसे ही अब एल्वा की बॉडी को डॉक्टर्स चेक कर रहे थे तो एक एक बात जो कि मैरी जेन ने अपने बयानों में जॉन एल्फ्रेड को लिखवाई थी कि उसकी गर्दन की ऐसे हड्डियां टूटी मिलेंगी, उसकी गर्दन बिल्कुल फ्री घूमती हुई मिलेगी, उसके शरीर पर चोटों के निशान मिलेंगे, उसके गले के ऊपर गला दबाए जाने के निशान मिलेंगे, वो एक एक बात बिल्कुल पार जा रही थी। यहां सारे के सारे सबूत सामने आ चुके थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहां एल्वा ईस्टर को मारा गया था जिस तरीके से जो तरीका यहां एल्वा ने खुद मैरी जेन को आत्मा बनकर बताया था। और जैसे ये बात एडवर्ड को पता लगी कि सबको पता लग गया है कि यहाँ एल्वा की मौत कैसे हुई थी, उसकी गर्दन टूटी हुई है, गर्दन पूरी उसकी ऐसी फ्री मूव कर रही थी, 360 डिग्री पर आप उसको घुमा सकते थे, उसके हाथ पैरों में काफी चोटों के निशान थे, गले पर भी गला दबाए जाने के निशान थे। लेकिन यहाँ एडवर्ड ने सबके सामने आकर ये कहा कि चलो मान लेते हैं मैंने सब कुछ किया है, बट कौन इस चीज को कोर्ट में प्रूव करेगा कि मैंने सब कुछ किया है। उस टाइम पर मैं आपको बता दूं ना ही डीएनए वगैरह की इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना ही फिंगरप्रिंट्स वगैरह की इतनी टेक्नोलॉजी थी। उस टाइम पर तो सिर्फ बातों के ही बयान हुआ करते थे। अगर किसी ने मान लिया कि हाँ मैंने किया है तो कोर्ट उसे सजा दे देती थी, वरना किसी के लिए प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। जितनी टेक्नोलॉजी आज है, आज तो मिनट में ये चीज प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था। और इसके बाद ही ये चीज पुलिस वालों के सामने आई और अब फाइनली पुलिस वालों को एडवर्ड के खिलाफ सबूत जुटाने थे जिनको इकट्ठा करके वो कोर्ट में पेश कर सकते थे, जिससे एडवर्ड को सजा मिल सकती थी। और जब एडवर्ड की जिंदगी में पुलिस वालों ने झांका तो यहाँ एडवर्ड की पूरी जिंदगी ही उनको काली दिखाई दी। जी हाँ, एल्वा जोना ईस्टर ये एडवर्ड की पहली पत्नी नहीं थी बल्कि तीसरी पत्नी थी। इससे पहले सन 1889 में एडवर्ड का पहला तलाक हो चुका था। उसकी पहली पत्नी का नाम एली कटलिप था और एली कटलिप की मौत भी शादी के कुछ टाइम बाद ही बहुत संदिग्ध तरीके से हो चुकी थी और उस चीज का भी दुख एडवर्ड को बिल्कुल नहीं था। जिस जगह पर कटलिप की मौत हुई थी वहां जाकर भी ग्रीन ब्रियर पुलिस ने जांच करी और उनको पता लगा कि यहाँ एडवर्ड रहा करता था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी अचानक ही मर गई और सबने मिलकर कटलिप का अंतिम संस्कार कर दिया। 1892 में एडवर्ड की दूसरी पत्नी जिसका नाम लूसी था वो भी यहाँ शादी के कुछ महीनों बाद ही बहुत ही संदिग्ध हालातों में मारी जा चुकी थी। उसका भी अंतिम संस्कार एडवर्ड ने बहुत जल्दी कर दिया था। अब ये चीज जैसे ही पुलिस वालों को पता लगी उनके पास इनफ ये सबूत आ चुके थे एडवर्ड को अरेस्ट करने के लिए। उन्होंने जैसे ही एडवर्ड को अरेस्ट किया वो बार बार बोल रहा था कि तुम लोग ये प्रूव कैसे करोगे। पुलिस वाले बोल रहे थे रुक जा बाबूजी, हम तेरे को बताएंगे कि तूने आखिर क्या क्या किया है। उसको जैसे ही पुलिस स्टेशन लाया गया वहां उसकी अच्छे से सेवा की गई। सेवा के बाद उसे पूछा गया कि तेरी तीनों पत्नियों के साथ क्या हुआ था। तब उसने बताया कि हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि मैंने अपनी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी और तीसरी पत्नी का मर्डर किया है, लेकिन आप कभी भी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाएंगे। पुलिस वालों ने कहा कि हम प्रूव कैसे करना है वो चीज़ हम अपने आप देख लेंगे, बट ये बता दे कि क्या क्यों है। और इसके बाद ही उसने बहुत ही दिल दहला देने वाला राज अपनी ज़िंदगी का खोला। उसने कहा कि मुझे एक दिन सपने में, जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे सपने में ये आया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर 7 शादियाँ करनी हैं और 7 शादियों के बाद 7 पत्नियों का मर्डर करना है। अब 3 तो हो चुके हैं जनाब, चौथा अगर आप मुझे करने दो तो मैं कर लूंगा, और 5, 6, 7 उसके बाद आप मुझे उठा लेना, तब मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ एक सपने की वजह से ना सिर्फ एडवर्ड ने अपना 3 बार घर उजाड़ा बल्कि तीनों पत्नियों का बेरहमी से मर्डर कर दिया था और 4 और करने वाला था। अगर यहाँ मैरी जेन को उसकी ही बेटी एल्वा जोना की आत्मा उसके सामने आकर सब कुछ ना बताती तो ये केस कभी नहीं उठ पाता, कभी यहाँ इन तीनों लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाता। यार यहाँ कोर्ट में एडवर्ड बार बार जज से बोल रहा था कि जनाब आपके पास कोई भी सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, लेकिन विटनेस के तौर पर एल्वा जोना की माँ मैरी जेन सामने आई और उसने कहा कि हाँ मैं इस केस में गवाह बनती हूँ, मैंने सब कुछ देखा है कि कैसे ये आदमी मेरी बेटी को मारता था और कैसे इसने मेरी बेटी को मारा है। और उस भरी कोर्ट के अंदर जितनी डिटेल में मैरी जेन ने सब कुछ जज साहब को बताया, और एक बार नहीं बल्कि बार बार अलग अलग तारीखों पर बिल्कुल एक परफेक्ट सीन जो जज साहब को बताती थी वो बिल्कुल सच पाता था। वो जैसे ही जज साहब को बोलती कि जनाब मेरी लड़की को इसने इस चीज से मारा है, आप जाकर घर में देख लीजिए, और जब पुलिस एडवर्ड के घर में वो चीज देखने को जाती और लिटरली उस चीज के ऊपर एल्वा का खून भी लगा हुआ मिलता। ये चीज कैसे पॉसिबल थी? मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ और नहीं बल्कि मैरी जेन के अंदर एल्वा जोना की, मैं कह सकता हूं कि सोल या फिर उसकी एनर्जी घुस चुकी थी, और वही एनर्जी
मैरी जेन के मुंह से सब कुछ बुलवा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और ये जो टेस्टिमनी मैरी जेन ने दी थी ये कोर्ट में अप्रूव हुई, जज साहब ने बिल्कुल सच माना और इसी के बिहाफ पर एडवर्ड शू को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। अब आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, लेकिन उस टाइम पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 10 साल की हुआ करती थी और इसी सजा के अंदर अगर 10 सालों से पहले कैदी का बिहेव अच्छा है तो उसे पहले भी छोड़ दिया जाता, और अगर इसका 10 साल में बिहेव अच्छा नहीं रहा तो लेकिन 10 सालों बाद तो उसे छोड़ना ही था। लेकिन अभी उसे अपनी सजा काटते हुए सिर्फ 3 साल ही हुए थे। सन 1900 का समय आ चुका था और इसी 1900 में जेल के अंदर रहते हुए ही एडवर्ड की मौत हो गई। वहां कोई महामारी फैली थी और उसी महामारी की चपेट में आने की वजह से एडवर्ड शू इस दुनिया से जा चुका था। सन 1916 तक एल्वा जोना की मां मैरी जेन वो भी जिंदा रही और 1916 तक पूरी दुनिया को उसने बताया कि कैसे उसकी बेटी को उसने इंसाफ दिलाया और कैसे उसकी बेटी ने खुद आकर उसे बताया था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। और यहाँ उसकी स्टोरी बिल्कुल सच भी थी। उसने कभी अपनी स्टोरी में कोई फेरबदल नहीं किया। जिसने उसने जो पूछा उसने सब कुछ डिटेल में आकर उससे बताया। साथ ही यहाँ पर मैरी जेन ने यह भी कहा कि उस केस में सजा होने के बाद कभी भी उसकी बेटी ने सपने में आकर उसे ये नहीं कहा कि उसे इंसाफ दिलाओ। अगर आप एरिजोना के उस कब्रिस्तान में देखेंगे जिसके अंदर ना सिर्फ एडवर्ड की बल्कि मैरी जेन की भी और साथ ही एल्वा जोना की भी, उसके पिता की भी, सभी की कब्रें एक ही साथ लगाई गई हैं और उस कब्रों के बराबर में एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन ब्रियर घोस्ट। इसके ऊपर पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि कैसे एक लड़की को उसका इंसाफ दिलाया गया था। यहाँ ना सिर्फ एल्वा जोना ने इंसाफ दिलाया खुद को बल्कि 2 लड़कियों को भी जो पहले इस राक्षस के हाथों मारी गई थी, और आने वाली 4 लड़कियों को जिसके साथ ये बंदा शादी करने वाला था उनको भी बचा लिया और फाइनली इस राक्षस को सजा भी दिलवाई। खैर, आपको इसके बारे में क्या कहना है? अगर आपको भी ऐसा ही कुछ कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, कभी आपको किसी एनर्जी से बात करने का मौका मिला हो, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। या फिर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है या फिर अपनी ऐसी ही स्टोरीज शेयर करनी है, कभी आपने कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे वहां फॉलो करके वहां मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही वहां पर मैं ऐसी ही स्टोरीज छोटे फॉर्मेट में रील्स में डालता हूं, तो आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट लॉयन हार्टेड को इन कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।